सोचिए, एक किताब जो 2300 साल पुरानी है, पर ये किसी म्यूजियम में रखी धूल खाती चीज जैसी नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल है, एक पूरे साम्राज्य को बनाने और उसे चलाने का। चलिए इसी प्राचीन ज्ञान के खजाने में उतरते हैं। कौटिल्य की ये एक लाइन समझिए कि पूरे अर्थशास्त्र का सार है। सब कुछ घूमता है खजाने के चारों ओर, यानी ट्रेजरी। यही वो नींव है जिस पर एक मजबूत राज्य खड़ा होता है। और इसे लिखा किसने? कौटिल्य ने, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और वो कोई मामूली सलाहकार नहीं थे, वो तो मास्टरमाइंड थे मौर्य साम्राज्य के पीछे। वही जिन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी तक पहुंचाया। तो ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक पूरे एम्पायर का ऑपरेटिंग मैनुअल था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये किताब एक एम्पायर का ऑपरेटिंग मैनुअल कैसे थी। फिर बात करेंगे धन के विज्ञान की, और हाँ, ये भी कि सब कुछ खजाने से कैसे जुड़ा था। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प पहलू, महिलाओं का रोल, जो संपत्ति भी थी और हथियार भी। और आखिर में इस पूरी कंट्रोल की विरासत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौटिल्य किस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे? सवाल था, एक मजबूत और खुशहाल राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए? और कौटिल्य का जवाब बहुत ही डिटेल्ड था। उनका अर्थशास्त्र एक पूरा मैनुअल था जिसमें पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स सब कुछ था। ये कोई हवाई बातें नहीं थीं। ये तो राज्य चलाने का एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब आते हैं इसकी कोर फिलॉसफी पर। देखिए, कौटिल्य के लिए वेल्थ यानी धन ही असली पावर थी, राज्य की ताकत की जड़। सब कुछ वहीं से शुरू होता था। कौटिल्य ने दिया सप्तांग सिद्धांत, मतलब राज्य के 7 अंग या पिलर्स। कौन कौन से? राजा, मंत्री, इलाका, किला, सेना, सहयोगी और सबसे जरूरी कोष यानी खजाना। कौटिल्य का मानना था कि अगर खजाना खाली है तो बाकी के 6 पिलर किसी काम के नहीं, सब ढह जाएगा। हाँ, ये सच है कि उनका मकसद एक मजबूत राज्य बनाना था, लेकिन कौटिल्य का तर्क था कि ये तभी होगा जब प्रजा खुशहाल होगी। क्यों? क्योंकि एक खुश और प्रोडक्टिव जनता का मतलब है एक स्टेबल टैक्स बेस, और स्टेबल टैक्स बेस का मतलब भरा हुआ खजाना। सिंपल। तो अब जरा इस साम्राज्य के इंजन यानी खजाने के अंदर झांकते हैं। और ये बस टैक्स वसूलने की बात नहीं थी, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सिस्टम था। इस बात को जितना भी दोहराया जाए कम है। खजाना ही सब कुछ था। कोष, यहीं से सारी इनकम आती थी, सारे खर्चे होते थे, और असल में यहीं से राज्य को पावर मिलती थी। कौटिल्य की दुनिया में एक मजबूत इकोनॉमी एक मजबूत आर्मी के बराबर थी। कितने? 7। कौटिल्य ने राज्य की कमाई के 7 मेन सोर्स बताए थे। सोचिए कितना सिस्टमैटिक तरीके से सब प्लान किया गया था। और ये लिस्ट देखिए कितनी लंबी चौड़ी है। सरकारी जमीन और खदानों से होने वाली कमाई, सरकार के कंट्रोल वाले बिजनेस जैसे कपड़ा, शराब, और तो और वैश्यावृत्ति से होने वाली कमाई को भी एक रेवेन्यू सोर्स माना गया था। मतलब एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। यहां नैतिकता से ज्यादा जरूरी था राज्य का फायदा। लेकिन बात सिर्फ पैसा जमा करने की नहीं थी। कौटिल्य इस बात को लेकर भी उतने ही सीरियस थे कि इस पैसे का मिसमैनेजमेंट ना हो। उन्होंने एक ऐसा चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया था जो आज भी बड़ा रेलेवेंट लगता है। इस सिस्टम में 2 मेन अफसर थे। एक समाहर्ता, जो रेवेन्यू कलेक्टर और ऑडिटर जनरल दोनों था, और दूसरा सन्निधाता, जो ट्रेजरर था और सारे अकाउंट संभालता था। अगर हिसाब किताब में जरा भी गड़बड़ हुई या राज्य को नुकसान हुआ तो सजा बहुत सख्त थी। ये उस जमाने का एक बहुत ही एडवांस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम था। लेकिन क्या एक ताकतवर राज्य का मतलब सिर्फ पैसा होता है? नहीं। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कौटिल्य का जो प्रैक्टिकल लॉजिक था ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं था, वो समाज के हर पहलू तक जाता था। कौटिल्य ने वही यूटिलिटेरियन लॉजिक, मतलब हर चीज के इस्तेमाल का नजरिया, लोगों पर भी लागू किया। और इसका सबसे अच्छा या कहें सबसे चौंकाने वाला उदाहरण मिलता है महिलाओं की स्थिति में। कौटिल्य के हिसाब से शादी का मेन मकसद था बेटों को जन्म देना, राज्य के लिए। सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, पर उनके लिए सब कुछ राज्य की मजबूती और उसकी निरंतरता के लिए था। और देखिए, कौटिल्य की दुनिया में हर शादी एक जैसी नहीं थी। उन्होंने शादियों को 2 कैटेगरी में बांटा था। जो पहले 4 स्वीकृत तरीके थे, उनमें महिलाओं के अधिकार बहुत कम थे, सब कुछ पुरुष प्रधान था। लेकिन जो बाकी के 4 अस्वीकृत तरीके थे, उनमें महिलाओं को कुछ अधिकार मिलते थे, जैसे तलाक और दोबारा शादी का हक, जिससे उन्हें थोड़ी ज्यादा एजेंसी मिलती थी।
और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। एक पत्नी के मुकाबले एक गणिका यानी राज्य के नियमों के तहत काम करने वाली वेश्या के पास ज्यादा कानूनी और आर्थिक आज़ादी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे खजाने के लिए एक एसेट थी, वो टैक्स देती थी, तो उसकी सुरक्षा करना राज्य के अपने फायदे में था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कौटिल्य की स्ट्रैटेजी का सबसे कह सकते हैं बेरहम पहलू था महिलाओं का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर, जासूसी और हत्या के लिए। और इन महिला जासूसों को कोई छोटे मोटे मोहरे नहीं समझा जाता था। नहीं, वो राज्य की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक थीं, और इसका सबूत उनकी सैलरी। उन्हें एक्सपर्ट इंजीनियरों और डॉक्टरों के बराबर यानी साल के 1000 पौंड मिलते थे। वो राज्य के शस्त्रागार में सबसे खतरनाक हथियारों में से एक थीं। तो अब इस पूरी बात को जोड़कर देखते हैं। जब आप इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल और सच कहें तो थोड़ी परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या निचोड़ निकलता है? यही कि इकोनॉमी हो, सोशल रोल्स हो या फिर इंसानी रिश्ते, सब कुछ सिर्फ एक जरिया था। जरिया किस चीज का? राज्य की ताकत और स्थिरता को बढ़ाने का। हर इंसान, हर रिसोर्स, सबका बस एक ही मकसद था, राज्य को मजबूत बनाना। और आखिर में कौटिल्य का ये 2300 साल पुराना ब्लूप्रिंट हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। एक पूरी तरह से स्थिर और कुशल राज्य बनाने की असली कीमत क्या है? क्या इसके लिए व्यक्तिगत आज़ादी और बराबरी को कुर्बान करना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर समाज को अपने लिए ढूंढना पड़ता है।